चिराग योजना कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है बच्चों को जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़ने में। आप ये देखिए लगातार सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में लगातार वैकेंसी घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। इन पिछले कुछ सालों में लगातार में सरकारी स्कूलों की संख्या मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल। 1950 तक हम और चाइना बिल्कुल बराबर थे। 1970s की स्टार्टिंग तक हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट जीडीपी उससे ज्यादा थी। जाति धर्म के झगड़ों को इतना बढ़ा के कि आप शिक्षा को ही भूल गए, देश का विकास होगा कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने पर सरकार को आपको 500 रुपए देना पड़ेगा और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो आपको 1100 रुपए सरकार की तरफ से मासिक शुल्क दिया जाएगा। जी हाँ, ये बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वायरल करने के पीछे कहीं ना कहीं मैम बबीता त्यागी जी भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा श्रेय है, जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चिराग योजना है क्या और इसका प्रभाव किस तरीके से हमारे सोसाइटी पे पड़ने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और चूंकि ये समाज से जुड़ी बात है, चिराग योजना एक ऐसा योजना हो जाएगा कि अगर बाई चांस ये लागू हो जाता है पूरी तरीके से तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित रह जाएगा। देखिए, चिराग योजना पर पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। जितना हमें पता चला है ये अखबारों के माध्यम से पता चला है, क्योंकि फ्रंट पेज की न्यूज़ थी तो मैं क्लास में वैसे ही बच्चों के साथ डिस्कस कर रही थी। वो एक छोटी सी क्लिप बच्चों ने वो कहीं से उठा के, वो आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है तो मुँह से कुछ निकला नहीं वो वायरल हो जाता है। तो चिराग योजना पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी सरकार ने नहीं की है और जितना समझ में आता है अखबारों की भाषा ने जो बयां किया वो ये था कि ऐसा करने से सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़ने के पक्ष में है। और सरकार को क्या ये लगता है कि उनके स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? कुछ ना कुछ तो कारण है जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का रुख करना चाहती है। हाँ, इसके तह में पहुंचने की जरूरत है कि कारण क्या है। मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स बेस्ट टीचर्स हैं देश के, कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर करके आते हैं। एक टीचर जो मैथ्स पढ़ाता है उसको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल सब कुछ सीखना पड़ता है, तभी वो सरकारी स्कूल का पेपर पास कर सकता है और तभी वो टीचर बन सकता है। तो सरकारी स्कूल में टीचर्स में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़रूरत है आज के समय के अनुसार सरकार को बढ़ाने की, लेकिन जो टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सरकार को ये ढूंढना पड़ेगा कि किन कारणों से। जैसे बहुत बार मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि निजीकरण इसलिए ज़रूरी है कि सरकारी संस्थान में लोग काम नहीं करते हैं। तो सरकारी संस्थान में लोग काम नहीं करते हैं, इसका ये ऑप्शन नहीं है कि सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाएं। इसका ये तरीका होना चाहिए कि कारण ढूंढें कि भाई क्यों नहीं काम करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उनके ऊपर इस तरह से एक दबाव बनाया जाए कि उन्हें काम करना पड़े। जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स को काम इतने ज़्यादा सौंप रखे हैं पढ़ाने के अलावा। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में 10-11 साल जॉब करके आई हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने 10-11 साल में ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही सुना, अपने अधिकारियों के मुंह से भी, कि तुम कागजी काम पूरा रखो और पढ़ाना और ना पढ़ाना तो बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं क्योंकि गरीब घरों के बच्चे आते हैं। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर उन गरीब बच्चों की तरफ भी टीचर्स ध्यान नहीं देंगे तो फिर इस देश का गरीब आदमी जाएगा कहाँ? उसका वैसे हर जगह शोषण हो रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि सरकारी स्कूलों की तरफ वही रुख करते हैं जिनकी आर्थिक तंगी होती है, तो 500 रुपए जो मासिक है वो ऐड ऑन किया जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए, ये जो बिल्कुल प्रॉपर सरकारी स्कूल हैं इनके लिए शायद नहीं है। ये जो चलेगा ये प्राइवेट संस्थानों की तरफ चलेगा, उनमें सरकार कुछ सहायता देने की बात कर रही है। आरटीई ने शिक्षा को फ्री तो कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आज भी हमारे देश में जो ये एनडीपी, नो डिटेंशन पॉलिसी है, जिसके तहत 8वीं तक के बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते हैं सरकारी स्कूल में, इस कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। पढ़ाई का स्तर धीरे 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 पिछले 10-15 सालों में लगातार गिरता जा रहा है और इस गिरने के कारण ही लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने का फायदा क्या है, टीचर्स सैलरी बहुत मोटी लेते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। तो इन सबके ग्रास रूट लेवल पे जाके अगर देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो वो भय, वो एक डर था कि यार मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये खत्म हो गया और इसलिए बच्चा पढ़ाई से धीरे धीरे हटता चला गया। तो आपके नज़र में जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो गलत है या सही है? देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी 8वीं क्लास तक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर होना जरूरी है, बहुत ज्यादा ना सही। हाँ, वो एक रेस ना हो जाए कि भाई गला काटो वाला काम ना हो, लेकिन एक बच्चे के आप खुद भी याद कीजिए, मैं भी देखूं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी सोचें
जब स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग तो एक हल्का सा प्रेशर जिस टीचर का होता है, जिस टीचर का थोड़ा डर होता है, हम उसकी सारी कॉपी याद करके जाते हैं। जिस टीचर ने कभी कॉपी चेक नहीं करनी, कभी सुनना नहीं है, उसका काम भी हम नहीं करते। बच्चे को अपना भला बुरा नहीं पता होता है, ये जिम्मेदारी टीचर्स की और पेरेंट्स की है। और पेरेंट्स भी मैं देखती हूँ कई बार ऐसा करते हैं कि टीचर्स ने मेरे बच्चे से ये क्यों पूछ लिया, ये क्यों डांट दिया। देखिए, टीचर्स हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोई कोचिंग संस्थान है, ट्यूशन है, हर टीचर चाहता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब हो। तो टीचर अपने पार्ट पे बेस्ट देना चाहता है, पर पेरेंट्स को और सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं अवरोधक साबित हो रही है। पिछले 10 साल से आप देख लीजिए उठा के, बच्चों का 10 साल में इसका विरोध भी नहीं हुआ खुलकर। विरोध तो तब होगा ना जब इसके रिजल्ट आएंगे। अब आप देखिए धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कहाँ पहुंच गया है, बच्चे बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई से नाता बिल्कुल तोड़ दिया। इस 2 साल के कोरोना काल ने बच्चों को शिक्षा से बिल्कुल हटा दिया। आज कोई बच्चा पढ़ के राजी नहीं है। पेरेंट्स को ये कह देते हैं कि स्कूल में मन नहीं लग रहा या हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई मजे के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई की जाती है भविष्य के निर्माण के लिए। और कोई भी काम जो टफ है वो शुरुआत में तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर टीचर्स अच्छे होंगे, काबिल होंगे, बच्चे को रोज स्कूल जाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे देखिएगा बच्चे का मन अपने आप पढ़ाई की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये ऑनलाइन ने तो बच्चों को इतना सत्यानाश कर दिया कि बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल हट गए। आपके घर में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जितने व्यूअर्स हैं ये भी जानते हैं, इन 2 सालों में पढ़ने वाले बच्चे भी नाकारा हो गए, वो भी पढ़ाई से हट गए। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा एक होना चाहिए कि भाई पढ़ना जरूरी है। बिना कोरोना के समय हमने देखा कि पढ़ाई से तो बच्चे वंचित रह ही गए थे। घर में बैठ के कुछ फोन पे कुछ भी कर रहे हैं, मम्मी पापा को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे कितना ज़्यादा बड़ा सेक्शन है जो प्रभावित हुआ है, जो शिक्षा से वंचित रह गया, या कह सकते हैं कि जानबूझ के शिक्षा को अकेले छोड़ रखा है, हम अकेले बैठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन 2 सालों में आप देखिए नशे का प्रतिशतता कितनी बढ़ गई। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पहले पंजाब नंबर 1 था, लेकिन धीरे 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 आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि हरियाणा नशे की तरफ जाता जा रहा है। हरियाणा में नशा अपनी जड़ें गांव तक पहुंचा रहा है। ये भी सुनने में आता है कि छोटी छोटी जो ये चाय पानी की दुकानें होती हैं ना शहरों में और कस्बों में, यहाँ नशा बिकने लगा। आप ये सोचिए जो चीज़ इतनी आसानी से अवेलेबल होगी तो क्या बच्चा उस तरफ नहीं चलेगा। पढ़ाई का दबाव है नहीं, पेरेंट्स को इस चीज़ से मतलब नहीं कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं, तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगर हमें अपने बच्चों को इस गलत रास्ते पे चलने से बचाना है तो ये बेहद जरूरी है। जागना पड़ेगा सरकार को, माँ बाप को, टीचर्स को, बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। वो मना करते हैं पढ़ने से, आप पढ़ने पे बैठाइए। आप ये देखिए बच्चे की पीटीएम्स अटेंड कीजिए। सभी पेरेंट्स को भी मैसेज है, टीचर्स को भी, बच्चों को वापस से उस बचपने की तरफ हमें लौटाना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 साल आपके बच्चे का बचपन खा गए हैं वापस। ठीक है, अब अभी पहले करियर ऑप्शंस चूंकि कम थे तो लोगों को लगता था कि हमें पढ़ना है तभी हमारा करियर बनेगा। आज लोग कहते कोई बात नहीं, हमारा फोन है, इस पे रील बना के डाल देंगे, वायरल तो हो ही जाएंगे। लेकिन देखिए ये इस तरह से रील बना के वायरल होने वालों का भविष्य नहीं है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। देश का भविष्य तब बनेगा जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे, गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। ये रील बनाने से देश का भविष्य नहीं बनेगा। आज चाइना नंबर 1 इकोनॉमी है, कारण उसने आप ये देखिए 1950 तक हम और चाइना बिल्कुल बराबर थे। 1970s की स्टार्टिंग तक हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट जीडीपी उससे ज्यादा थी। मैं ये आंकड़े वैसे ही नहीं कह रही हूँ, आप इसको गूगल कर सकती हैं। तो मैंने खुद वीडियो बनाई। जी आप ये देखिए 1978 से, इनफैक्ट अगर मैं सही बात करूं बिल्कुल एग्जैक्टली 1990 से आज 2022 में हम बैठे हैं, महज इन 30 सालों में चाइना ने ऐसा क्या कर दिया। चाइना ने अपनी पीढ़ी पे काम किया, उसने ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया। जब हम लोग अपने टाइम को खराब कर रहे हैं ना फिजूल की बहसों में, कभी हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कभी किसी भी बात पे लड़ने लगते हैं। देखिए जाति जरूरी है, धर्म जरूरी है, जिनको ठीक है जो उसमें खुश है खुश रहें, लेकिन जाति धर्म के झगड़ों को इतना बढ़ा के कि आप शिक्षा को ही भूल गए, देश का विकास होगा कैसे। चाइना आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। अब कुछ लोग सुनने वाले कहेंगे तो मैम चाइना ही चली जाएं। देखिए ये समझदारों की बातचीत नहीं होती है। जो आज नंबर 1 है वो किस कारण से नंबर 1 है और हम क्यों पीछे रह गए। भारत 1950 में जब बराबरी पर था, एक दौर था जब हड़प्पा के दुनिया आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी चाइना के मुकाबले, लेकिन देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज किया और हम उस चीज को नहीं कर पा रहे। जी, उन्होंने मैम सबसे बड़ा काम किया पहले अपने लोगों की शिक्षा पे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन 1990 में कंपलसरी कर दिया, जो हम आज तक भी अपने कह रहे हैं ना कि सरकारी स्कूल से हटके इस तरफ चले जाएं, वो 1990 में अपने हर बच्चे को पढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी। आज चाइना का माल हर घर में है, दिवाली की लड़ियों से लेके होली की पिचकारी तक।
पिचकारी, मैम फोन तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो तो चलिए हम थोड़ा सा ये मानते हैं अमीर आदमी या इस तरह का आदमी, पिचकारी तो हर बच्चा इस्तेमाल करता है ना। और ये लड़ियां और घर के अगर सामान कहूँ तो बेसिक जितने सामान आपके घर में सुबह उठने से आप इस्तेमाल करते हैं रात के सोने तक, उनमें मेजर पार्ट चाइना का है। तो चाइना नंबर 1 कैसे बन गया? सिर्फ 2 चीजें करके, अपने लोगों को पढ़ा के और स्किल डेवलपमेंट करके। तो इंडिया के लोगों को जागना पड़ेगा, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा, जब तक एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सरकार नहीं चलाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। स्किल डेवलपमेंट कहने के नहीं, चलाए तो सरकारों ने है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन उनका रिजल्ट कहाँ है? 8 साल इस सरकार को हो गए, पिछले 70 साल कहते थे कांग्रेस ने राज किया। इन सालों में हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही, इसमें जनता पार्टी भी हमने देखी, हमने गठबंधन की सरकारें देखी, कांग्रेस का लंबा राज देखा, 8 साल से पूरी तरह से बीजेपी ही छाई हुई है देश में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे बड़े ओहदों पे इन्हीं के लोग बैठे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने भी शिक्षा के ऊपर ढंग से काम नहीं किया, और जब तक सरकार शिक्षा पे काम नहीं करेगी देश का आगे विकास नहीं होगा। चूँकि हमने शुरू किया था चिराग योजना से, चिराग योजना को चूँकि जनता को समझाना ज़रूरी है, चिराग योजना किस तरीके से गलत है और किस तरीके का प्रभाव डालेगी हमारे समाज पर? देखिए, सरकार ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया है, तो इस पे बहुत कुछ कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना जितना मुझे अखबारों से समझ में आया, चिराग योजना कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है बच्चों को, जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़ने में। एक समय ऐसा तो नहीं आएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि बेटा पढ़ना वढ़ना छोड़ दो क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा? बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम है मैम। अगर आज हम देखें प्राइवेट स्कूल को, सरकार कह रही है कि हम 1100 रुपये भर देंगे, बचा हुआ आप दे दीजिएगा। मान लीजिए 2000 फीस है, तो माँ बाप थोड़ा सा लालच करेंगे, सोचेंगे यार प्राइवेट में बच्चा पढ़ लेगा, 1100 तो सरकार देगी। लेकिन 4 साल 5 साल बाद जब सरकारें बदलेंगी और आने वाली सरकार कहेगी कि हम ये सब्सिडी या इस तरह की चीजें नहीं देंगे, तब कहाँ जाएंगे माँ बाप? तब मजदूर का बेटा, किसान की बेटी, ये डेली वेजर्स के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तब तक क्या होगा? सरकारी स्कूलों पर ताले लग जाएंगे। आप ये देखिए, लगातार सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में लगातार वैकेंसी घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। इन पिछले कुछ सालों में लगातार में सरकारी स्कूलों की संख्या मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल। तो आने वाले समय में दिक्कत आपको और हमें उतनी नहीं होनी जितनी उस गरीब आदमी को होनी है जो रेहड़ी लगाता है, जो बेचारा डेली वेजर है। आने वाली पीढ़ियां उसकी पढ़ेंगी नहीं तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? बीपीएल परिवारों का क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को जरूर से भी जरूर इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और सरकार कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च करती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करे, ताकि जनता को पता चले कि हमारे, अब देखिए किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी यही दिक्कत थी, क्लैरिटी नहीं थी सरकार की। इस योजना में भी सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है कि सरकार क्या करने जा रही है। अखबारों की भाषा जितनी समझ में आती है उससे लगता है कि शिक्षा का हनन होना ही होना है। ठीक है, हर चीज़ में हमने देखा है प्राइवेट कंपनियां घुसेड़ी जा रही हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो भेल है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं। अब सरकारी स्कूलों की बारी है। जिस दिन शिक्षा में सारी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तो आप ये मानिएगा बीपीएल परिवारों के बच्चे, जो एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी फी देना उनके बस की बात नहीं है। सरकार जो सरकारी अस्पताल चलाती है, इसमें बहुत गरीब आदमी जाता है, इसमें वो नहीं जाता जिसके घर में गाड़ी खड़ी है। सरकारी स्कूलों में वो बच्चा पढ़ता है जिसके पिताजी के पास महीने के हजारों रुपए की कमाई नहीं आती। तो इन लोगों से इस तरह की सुविधाएं छीनना बहुत गलत है। और भारत क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ जैसे कई लोग कहते हैं कि विदेशी जो देश हैं जो आगे बढ़ गए हैं, यहाँ हर चीज़ प्राइवेटाइज है, तो भारत को क्यों ना करें? कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसके स्तर तक तो पहुंचिए। क्या आपकी जनता उतनी काबिल है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके सस्टेन कर पाए? आपके लोगों में उतना कैलिबर है? अगर आपने भारत का इतना विकास कर दिया कि भारत में पढ़ने वाला हर बच्चा इस काबिल है कि प्राइवेट में वो अच्छा कमा खा सके, तो ठीक है, कर दीजिए प्राइवेटाइज। अभी तो हम हंगर इंडेक्स में भी पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी प्राइवेटाइजेशन करना ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन तब कर सकते हैं जब हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, भारत का हर बच्चा काबिल हो। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है प्राइवेट सेक्टर में, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज गायब हो जाएगा। तो इस इतनी बड़ी इकोनॉमी में जहां बीपीएल परिवारों की तादाद बहुत ज्यादा है, आप ये वाला प्राइवेटाइजेशन का फंडा भारत में अभी नहीं है। भारत इस काबिल, अभी अगर आप भारत पे अब काम करेंगे ना, अगर ग्रास रूट लेवल पे शिक्षा पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, तो 20 साल बाद आप कर दीजिएगा प्राइवेटाइज, जब हर आदमी काबिल हो। अभी तो भारत काबिल ही नहीं है, पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं, आप कैसे प्राइवेटाइजेशन की बात कर सकते हैं पूरी तरह से? एक और सवाल है, आपके कोचिंग सेंटर के बाहर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियां ना कल कम थी ना आज कम है, लेकिन हरियाणा अगर मैं बात
करूँ क्योंकि हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, ये कैसा है? बेरोजगारी दर तो है, ये मान लिया, लेकिन आप ये देखिए हरियाणा में नौकरियों में भी बहुत बच्चे अब लगे हैं। हाल फिलहाल के अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो हजारों नौकरियां सरकार ने दी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और वो स्किल्ड नहीं है। आबादी ज्यादा होना भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आबादी 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 ही कारण है। एक चीज अगर हमारी कमजोरी है, पहले उस चीज को माने। ठीक है, भारत में आबादी ज्यादा है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि तो क्या विकास नहीं करें? तो ऐसी कोई पॉलिसी ना लाएं। हर आदमी कह देता है सरकार क्या करे, आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा है, इसको एक्सेप्ट करे, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन इससे ओवरकम कैसे करना है? उस आबादी में ज्यादातर लोगों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के तहत कवर किया जाए। यहाँ अच्छे प्लम्बर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कुछ भी तो आप देखिए जो बहुत बेहतरीन लोग हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे इंडिया में छोटे स्तर पे भी बहुत बड़ी कमी है, और जब तक स्किल्स के ऊपर काम नहीं होगा, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं होगा, बढ़ती आबादी एक दिन में कम नहीं होगी। तो हम ये सोचें कि आज कम हो जाएगी, बढ़ती आबादी धीरे धीरे घटेगी, 10-20 साल लगेंगे, पर तब तक भी तो भारत को कहीं ले जाना है। तो इसके लिए भारत में सरकार को शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। नौकरियां पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत तब भी भारत में सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर वो मेहनत करें। बेरोजगारी का बड़ा कारण सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन स्किल्स नहीं है। 12वीं कर गए हैं, ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, बाहर जाते हैं तो पूछते हैं किस चीज में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तो निल। इसलिए दिक्कत है बेरोजगारी की। पढ़ाई जिस दिन काबिल हो जाएगी, जिस दिन लोग स्किल्स में कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे, अगर उन्हें अच्छा काम आ जाएगा। आप ये देखिए आईटीआई टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स थे इंडिया में, ये क्यों बनाए गए थे? ताकि हमें बेहतरीन प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटी वाले जुड़े हुए काम या इस तरह के छोटे मोटे कामों में एक ऐसी जनरेशन डेवलप कर दें जो स्किल्ड हो, लेकिन ये नहीं हो पाया। आप किसी भी आईटीआई के बाहर जाके देखिए, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, और इस तरह का माहौल होता है कि कोई कुछ सीख ही नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पूरे सिस्टम में कमजोरी है, और सिस्टम तब उभरेगा जब एजुकेशन पे काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो अभी हमने एक बहुत सार्थक चर्चा की किस तरीके से हमारे समाज को डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी चर्चा की कि चिराग योजना हमारे देश पर, हमारे समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।